हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं भारत का भूगोल पार्ट 2। इसका पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का संकलन लिया गया था उसमें। और आज हमारा पार्ट 2 है जिसके अंतर्गत हमने गंगा नदी तंत्र, जनजातियां, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एवं दक्षिण भारत की नदियों को शामिल किया है। और इनसे जितने भी क्वेश्चन हम इसमें इस सेशन में ले रहे हैं वो सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे, वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। हमारा एक मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसका कोई भी जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा के हमारे बहुत सारे जिले हैं जिसमें आप देख सकते हैं गुरुग्राम, मेवात, महेंद्रगढ़, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल और भिवानी, जींद और करनाल जिला भी इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले शामिल हैं। और अगर यहाँ पे राजस्थान का भी हमारे 2 जिले शामिल हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, और वो हैं एक तो है भरतपुर और दूसरा है अलवर। 2 जिले राजस्थान के भी इसमें शामिल हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी का क्षेत्र का विभाजन पाया जाता है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजन पाया जाता है। पुडुचेरी जो है आप सबको पता है कि पुडुचेरी में 4 जिले हैं, ठीक है। 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है ये, जिसमें कुछ राज्य हमारे इसके कुछ जिले जो हैं तमिलनाडु में, कुछ केरल में और कुछ आंध्र प्रदेश में हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो 2 जिले इसमें देखिए, आप इसमें मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु में कौन कौन से हैं। तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये यहाँ पर एक माहे है। माहे कहाँ पर है? ये केरल के पास में है। और यनम, यनम कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा एरिया है वो पुडुचेरी का है, वो आप देख सकते हैं 293 किलोमीटर स्क्वायर। और माहे जो है 90 किलोमीटर 9 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड में। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार, कुकी जनजाति मणिपुर, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, गोंड जनजाति गोवा। तो जो हमारी जो सही ऑप्शन है इसमें जो एक सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? तो वो है हमारा गोवा। हमारी गोंड जनजाति जो है ये गोवा में निवास नहीं करती, जबकि बल्कि कहां पर, ये हमारी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और कर्नाटक में निवास करती है। और इसके अलावा कहां पर गोंड जनजाति हमारी, ये महाराष्ट्र में भी निवास करती है और इसके अलावा उड़ीसा में भी, ठीक है। तो इन 5 राज्यों में हमारी गोंड जनजाति निवास करती है। और गोंड जो जनजाति है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जनजाति जो सबसे ज्यादा संख्या में है वो है भील। भील जो है हमारी पहले नंबर पे आती है और सेकंड नंबर पे गोंड जनजाति। चलते हैं अगली स्लाइड में। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत की बात यहाँ पे पूछ रहा है। उत्तर पूर्वी भारत, तो आप नक्शे पर देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी भारत में हम किसको देख रहे हैं यहाँ पे? उत्तर पूर्वी भारत जो हमारा है, यहाँ पे हम उत्तर पूर्वी भारत जो है हमारा ये एरिया है, यहाँ पे हम मंगोलॉयड को देख रहे हैं, ठीक है। तो जो उत्तर पूर्वी भारत में कौन सी प्रजाति समूह पाया जाता है वो है हमारा मंगोलॉयड। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगली स्लाइड पे। निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? अभी तक जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार किस राज्य में जनजातीय समूह नहीं पाया गया? तो वो हमारा कौन सा राज्य है? वो है हमारा हरियाणा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में सभी में जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हरियाणा में अभी तक किसी भी जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई है। अगर हम बात करें तो पंजाब में भी नहीं पहचान की गई है, ठीक है।
इसके अलावा चंडीगढ़ जो हमारा, और पुदुचेरी, इनमें भी क्या है कि जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। कौन सी जनजाति समूह जो है वो दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? दिवाली को शोक का त्योहार कौन सा जनजाति मानती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खासी, मुंडा, भील या थारू? तो जो हमारी थारू जनजाति है ये दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। ठीक है, और ये जनजाति कहाँ निवास करती है? ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये इन राज्यों में निवास करती है। चलते हैं अगली स्लाइड में। निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, जो ये धौलाधार श्रेणी है हमारी, ये एक मध्य हिमालय की श्रेणी है। ठीक है, मध्य हिमालय की श्रेणी है ये। ठीक है, और ये कहाँ कौन सा, इसमें कौन सी मुख्यतः जनजाति है? अबोर, गद्दी, लेपचा, थारू। तो इसकी जो प्रमुख जनजाति है वो है गद्दी। ठीक है, और गद्दी जो जनजाति है, मध्य हिमालय हमारा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वो मध्य हिमालय में आता है, तो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। अगली चलते हैं स्लाइड पे। संथाल निवासी हैं। संथाल कहाँ के निवासी हैं? मध्य भारत के, दक्षिणी भारत के, पश्चिमी भारत के या पूर्वी भारत के? तो जो हमारे संथाल निवासी हैं ये पूर्वी भारत के हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पर इनका निवास है, तो इनका निवास है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है, और झारखंड में भी है, और उड़ीसा में भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे इनका निवास जो है वो त्रिपुरा राज्य पर भी है। ठीक है, तो इन 5 राज्यों में मुख्यतः ये संथाल निवासी पाए जाते हैं। ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? ठीक है, तो ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? भूटिया करती है, बुक्सा करती है, जौनसारी या थारू? तो जो ऋतु प्रवास के लिए जो हमारी बहुत प्रसिद्ध जनजाति है वो है भूटिया जनजाति। ठीक है, और भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये सिक्किम राज्य में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप। चलते हैं अगली स्लाइड में। बोडो निवासी हैं। बोडो कहाँ के निवासी हैं? गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के या मध्य प्रदेश के? तो जो बोडो निवासी हैं ये गारो पहाड़ियों के निवासी हैं, और ये कहाँ पर हैं? ये मुख्यतः मेघालय में हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे पास चेंचू, लेपचा, डफला या डाफर। कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है चेंचू। चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है, और ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है, और तथा केरल के भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है। अगर लेपचा की बात करें तो लेपचा जो है भारत के उत्तर पूर्व कोने में रहने वाली हिमालय पर्वतमाला की एक जनजाति है। ठीक है, और ये मुख्यतः कहाँ पर? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम और दार्जिलिंग में रहते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील जनजाति। दूसरे नंबर पे कौन है? गोंड जनजाति। ठीक है, और यहाँ पे एक तीसरी जनजाति हमारी है टोडा। टोडा जनजाति जो है ये हमारी नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों में। कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। ठीक है, और ये जो जनजाति है ये बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं, मतलब एक महिला के अनेक पति, इस प्रथा को ये लोग मानते हैं। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, उरांव, कमार, बैगा या गोंड। तो जो सरहुल त्योहार है ये उरांव जनजाति मनाती है। सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, और ये इसके अलावा उरांव के अलावा कुछ जनजातियां और भी हैं जो इसको मनाती हैं। उसमें झारखंड की एक मुख्य जनजाति और है मुंडा, वो भी इसको मनाती है, और हो, ये भी जनजाति इस त्योहार को मनाती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं।
उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है भोक्सा, भोटिया, जौनसारी या थारू। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो वो है हमारी थारू। चलते हैं अगली स्लाइड पे। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन हम पिछले सॉल्व कर चुके हैं। असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो हमारी जो भील जनजाति है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। और इसके अलावा कहाँ पे पाई जाती है? ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा राज्यों में भी ये पाई जाती है। चलते हैं अगली स्लाइड में। मेघालय का नोग क्रेम नृत्य उत्सव किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मेघालय का नोग क्रेम नृत्य उत्सव किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये मेघालय में कौन सी जनजाति एक रहती है? खासी। तो इस जनजाति के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? नोग क्रेम उत्सव के दौरान इस जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ और जनजातियां, जैसे इसमें टोडा जनजाति है। टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। और गद्दी बात कर चुके हैं, हिमाचल प्रदेश में। और बिरहौर जनजाति जो है ये झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। त्रिपुरा का होजागिरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? त्रिपुरा का होजागिरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? रियांग जनजाति, सेंटिनेली जनजाति, भूटिया या राजी। तो ये किया जाता है रियांग जनजाति द्वारा। ठीक है, और ये जो सेंटिनेली जनजाति है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। भूटिया जो है वो सिक्किम में पाई जाती है। और ये जो राजी जनजाति है ये उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड में। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? असम, उड़ीसा, राजस्थान या उत्तराखंड। तो जो सहरिया जनजाति के लोग हैं ये राजस्थान में निवास करते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। सोमपेन जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? असम, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या झारखंड। तो जो सोमपेन जनजाति है वो कहाँ पे निवास करती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। ठीक है, और इसके अलावा कुछ एक जारवा जनजाति भी है। ठीक है, जारवा। और एक जनजाति है ओजे। ये जनजातियां भी यहाँ पे निवास करती हैं। और इसके पहले हमने पढ़ा सेंटिनल, वो भी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। चलते हैं अगली स्लाइड में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भील जनजाति राजस्थान, भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश, लिम्बूस जनजाति सिक्किम, कोनियाक जनजाति मणिपुर। तो जो हमारी कोनियाक जनजाति है वो मणिपुर में निवास नहीं करती। वो कहां पर करती है? नागालैंड में। ठीक है, बाकी हमारे सभी सही हैं। भील जनजाति राजस्थान में है, भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश में और लिम्बूस जनजाति सिक्किम में। चलते हैं अगली स्लाइड में। कौन सही सुमेलित नहीं है? अंगामी जनजाति नागालैंड, अंगामी जनजाति नागालैंड ये बिल्कुल सही है। बिरहौर जनजाति झारखंड ये भी सही है। खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश ये हमारा गलत है, क्योंकि जो खस जनजाति है ये उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, बैगा जनजाति मध्य प्रदेश ये भी सही है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगली स्लाइड में। तमरिया जनजाति निम्न किस राज्य में निवास करती है? तमरिया जनजाति निम्न किस राज्य में निवास करती है? ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, झारखंड में या मध्य प्रदेश में। तो जो तमरिया जनजाति है ये हमारी झारखंड में निवास करती है। इसके अलावा ये उड़ीसा में भी निवास करती है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड में। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो वो कौन सी भाषा है? तमिल, बंगाली, मलयालम या तेलुगु। तो बंगाली भाषा जो है हमारी, इसके अलावा हिंदी के पश्चात बहुत ज्यादा यानी कि दूसरे नंबर पर है बोली जाने वाली। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे।
बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? मेघना, पद्मा, भागीरथी या महागंगा? तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको पद्मा नाम से जानते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं। भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ये नदी डेल्टा है, ठीक है। जो इसका 2/3 भाग है वो बांग्लादेश के पास में है और जो 1/3 हिस्सा बचा वो भारत के पास में है। चलते हैं अगली स्लाइड में। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है और ये भी सही हो गया। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी नदी के संगम, बिल्कुल सही है ये भी। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा, इसी में कुछ डाउट है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो जो हमारा डी ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि जो हमारा केदारनाथ है वो पीठ नहीं है, ठीक है। वो हमारा एक ज्योतिर्लिंग है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसका एक ज्योतिर्लिंग उसमें केदारनाथ है, ठीक है। आदि शंकराचार्य द्वारा 4 पीठ स्थापित किए गए थे, ठीक है, वो अलग हैं। वो क्या है? उसमें एक बद्रीनाथ एक पीठ जो है वो यहाँ पर स्थित है। और चलते हैं अगली स्लाइड में। अभी हम इसको फिगर को समझ लेते हैं, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं, देवप्रयाग जो है हमारी अलकनंदा और भागीरथी को मिलकर बन रही है। हमारा जो देवप्रयाग कहाँ पर है? ये है देवप्रयाग किस किस नदी से? ये हमारी अलकनंदा आ गई और ये भागीरथी। तो देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। जो हमारा रुद्रप्रयाग है, अगला ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, ये किसके नदी पर, किसके तट पर स्थित है? ये अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर कौन सा? रुद्रप्रयाग। तीसरा है हमारा कर्णप्रयाग, ठीक है। कर्णप्रयाग किसके? ये हमारी जो है पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चौथा है हमारा क्या? नंदप्रयाग। नंदप्रयाग किसके किसके बीच स्थित है? तो नंदप्रयाग जो है हमारा अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा ये और नंदाकिनी, मंदाकिनी अलग है और नंदाकिनी अलग है। तो जो हमारा नंदप्रयाग है वो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के तट पर संगम पर स्थित है। इसके बाद लास्ट नंबर है वो विष्णुप्रयाग, ठीक है। विष्णुप्रयाग जो है हमारा वो अलकनंदा और धौली गंगा के मध्य स्थित है, यानी कि उनके संगम पर स्थित है। ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से कवर करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके बहुत काम का है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये जो 5 प्रयाग हैं इसमें अलकनंदा नदी जरूर शामिल है, ठीक है। बाकी एक नदी आपको याद रखनी है, सिर्फ देवप्रयाग के साथ में भागीरथी इसमें एक्स्ट्रा हो गया, इसमें मंदाकिनी, यहाँ पे पिंडार और नंदाकिनी और धौली गंगा, बाकी सभी प्रयाग में अलकनंदा शामिल है। चलते हैं अगली स्लाइड में। निम्नलिखित स्थानों में कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा मिलती हैं? निम्नलिखित स्थानों में कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा मिलती हैं? अगर आपने पिछला फिगर अच्छे से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे भागीरथी और अलकनंदा कहां पे मिलती हैं। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो हमारा जो पहला ही था वो देवप्रयाग था, ठीक है, जहां पे भागीरथी और अलकनंदा मिल रही थी। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। आपने फिगर में देखा होगा केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती थी? तो वो थी भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या मंदाकिनी, ठीक है। जो सही ऑप्शन है हमारा वो है मंदाकिनी। एक बार हम फिगर को फिर से देख लेते हैं। केदारनाथ हमारा ये हो गया और अलकनंदा नदी के बीच कौन सी नदी बहती है? ये हमारा यहाँ पे केदारनाथ है। ये केदारनाथ से ये हमारा ये मंदाकिनी नदी मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगली स्लाइड में। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या गंगा? तो जो हमने सबसे ऊपर देखा इस फिगर में एक बार फिर से आ जाते हैं। जो अलकनंदा नदी के तट पर सबसे ऊपर कौन सा स्थित है? ये बद्रीनाथ हम देख रहे हैं,
यहां पर ये बद्रीनाथ स्थित है। ठीक है, तो कौन सा किस नदी के तट पर? तो ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या सिंधु? तो जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। कितनी लंबाई है इसकी? 2525 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे कौन सी है? वो है गोदावरी। कितनी लंबाई है? 1465। क्वेश्चन और भी आएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड में। भागीरथी नदी कहां से निकलती है? गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से? तो भागीरथी नदी जो निकलती है वो गोमुख से निकलती है। चलते हैं अगली स्लाइड में। कुछ पॉइंट्स है, हमें इनको याद ही रखना है क्योंकि इनसे हमारे क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमारे हर एग्जाम में मिल जाएंगे। तो गंगा जो है ये गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आप इस मैप में देख सकते हैं। यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है और गंगा से प्रयागराज में मिल जाती है। कोसी नदी जो है हमारी ये गोसाईनाथ नेपाल से निकलती है, नेपाल हिमालय से। ठीक है, और ये घाघरा बाराबंकी में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। गंडक जो है हमारी ये नेपाल हिमालय से निकलती है और ये गंगा से मिल जाती है। कहां पर? सोनपुर बिहार में। सोन नदी जो है ये अमरकंटक पठार से निकलती है और ये गंगा पटना से मिल जाती है। ठीक है, दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली कोलकाता के निकट मिल जाती है, हुगली नदी से। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड में। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में है? गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में है? सोन, सरयू, गोमती या रामगंगा? तो जो हमारी गोमती नदी है इसका उद्गम जो है मैदान में है और ये पीलीभीत से निकलते। पीलीभीत में एक जगह है वो है फुलहर झील। कौन सी? फुलहर झील। ठीक है, यहां से निकलती है गोमती नदी। चलते हैं अगली स्लाइड में। निम्नलिखित नदियों में कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी बेतवा भी है, चंबल भी है और केन भी है। तो हमारी जो रामगंगा है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। चलते हैं अगली स्लाइड में। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक? तो जो सोन नदी है ये हमारी उत्तर वाहिनी है, यानी कि उत्तर की दिशा में बहती है, जो कि गंगा से कहां पर? पटना से पहले मिल जाती है। और ये कहां से निकलती है? ये अमरकंटक पठार से निकलती है। चलते हैं अगली स्लाइड में। गंगा उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? 25, 28, 30, 32? तो जो हमारी गंगा है वो उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। कहीं कहीं पे 27 जिले भी दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी का जो हमारा आंसर है वो 28 जिले हैं। ठीक है, और ये बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया जिले से होती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। और ये यूपी में कुल कितने किलोमीटर चलती है? 1140 किलोमीटर लंबी है यूपी में। कौन सी? गंगा नदी। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? जैसे हमारा 28 जिले यूपी में थे, तो बिहार में कितने जिले गंगा के किनारे स्थित हैं? 21, 17, 12 या 6? तो इसका हमारा सही आंसर है वो है 12। ठीक है, तो 12 जो हमारे जिले हैं वो गंगा के किनारे स्थित हैं बिहार राज्य के। ठीक है, और इस नदी की जो किस जिले में लंबाई सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछा गया है। ये पटना जिले में सबसे ज्यादा लंबी है। कितने किलोमीटर? 99 किलोमीटर ये लंबी है पटना में। चलते हैं अगली स्लाइड में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो हमारी सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या शारदा नदी? ठीक है, तो जो हमारी कौन सी नदी है इसमें? वो गंडक नदी है। गंडक नदी जो है ये नेपाल से निकलती है। ठीक है, और ये बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट गंगा में ये मिल जाती है। चलते हैं अगले स्लाइड में। भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग जंगबो नदी आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, यारलुंग जंगबो नदी
ठीक है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। मैप देखकर आप समझ गए होंगे, ये ब्रह्मपुत्र नदी को हम यारलुंग जंगबो नदी कहते हैं। ठीक है, कहां से निकलती है? ये तिब्बत के जो है पश्चिमी भाग में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से दक्षिण पूर्व में स्थित एक स्थान है तमलुंग सो झील, तमलुंग। ठीक है, तमलुंग झील से उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये जो है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में बहती है। चलते हैं अगली स्लाइड में। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा स्थान है? ठीक है, तो जो तिब्बत जो मानसरोवर झील जो स्थान है, उस स्थान से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ठीक है, तो हमारा उपर्युक्त सभी आंसर सही है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। लोहित और सुबनसिरी नदियां किस राज्य से होकर बहती हैं? तो जो लोहित और सुबनसिरी नदियां हैं वो मणिपुर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। लोहित और सुबनसिरी नदियां, इनको हम ऑप्शन में देख लेते हैं पिछले क्वेश्चन में। यहां पर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में ये लोहित नदी है और ये सुबनसिरी नदी है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ठीक है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र? तो जो हमारी मानस नदी है ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगली स्लाइड में। दिबांग, कामेंग और लोहित किस नदी की सहायक नदियां हैं? अभी हमने लोहित नदी देखी थी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में थी। और अरुणाचल प्रदेश में हमारी कौन सी नदी बहती है इनमें? तो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है, और कोई नदी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो हमारा जो हम यहाँ पे इसको गेस कर सकते हैं वो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। तो ये तीनों जो नदियां हैं दिबांग, कामेंग और लोहित, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, मतलब जो एक ही स्थान से निकलते हैं? तो अभी हमने देखा ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। कहां से निकलती हैं? दोनों का जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार से है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। कथन हमारा दिया हुआ है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं और वो छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या सही है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली, विंध्याचल और अरावली। ठीक है, तो जो हम पर्वत श्रृंखलाएं हमने अपने जो इस भाग 1 में इसको कवर किया हुआ था बहुत अच्छे से। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में हमारा नर्मदा घाटी स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ठीक है, तो नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा या कृष्णा? तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती हैं। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान पर होता है? ये दोनों एक ही स्थान से उद्गमित होती हैं, पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। तो ये दोनों नदियां अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या यमुना? ठीक है, तो जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं हमारी वो नर्मदा है। इसके अलावा कौन सी? ताप्ती भी है। चलते हैं अगली स्लाइड में, कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
नर्मदा जो है ये अमरकंटक मैकाल पर्वत से निकलती है। ताप्ती जो है ये मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश से भी निकलती है, बैतूल जिला से, और मुल्ताई स्थान है वहां से निकलती है। गोदावरी जो है हमारी त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ये भी वहीं से निकलती है। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कोडागू कर्नाटक से निकलती है। महानदी जो है महानदी ये सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही काम की चीज है ये। चलते हैं अगली स्लाइड में। नदी हमारा कुछ है और इनकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं? पूर्णा, वर्धा, मंजीरा, वेनगंगा और इंद्रावती। गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी होंगी? पूर्णा, वर्धा, मंजीरा, वेनगंगा और इंद्रावती। कृष्णा की सहायक नदियां कौन सी हैं? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। कावेरी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो अमरावती, भवानी, हेमावती और काबनी। महानदी की बात करें तो शिवनाथ, हसदेव, ईब और तेल। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं और उनके सहायक नदियां जो कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उससे लिया गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। चलते हैं अगली स्लाइड में। कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है या गुजरती है? ठीक है, तो कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। आप इस मैप में देख सकते हैं कावेरी नदी ये है और ये हमारे तमिलनाडु, और ये यहाँ पे आगे निकल गई कहाँ पे? तो ये हमारी कर्नाटक। तो यहाँ पे कर्नाटक में यहाँ से निकली और ये तमिलनाडु से होते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ठीक है, तो ये हमारी जो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है हमारी कौन सी नदी? कावेरी नदी। ठीक है, ये कोडागू जिले से जो एक ब्रह्मगिरी पर्वत स्थान है वहां से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है कावेरी नदी की। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड में। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। तो दक्षिण भारत की जो नदी है उसको बोलते हैं गोदावरी। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा जो है वो है गोदावरी। अभी हमने लंबाई बताई थी इसकी कितनी? 1465। दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र। ठीक, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में निम्न में से कौन सा सही है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। तो हमें ये तो पता है कि इसमें जो गंगा नहीं है उसके बाद गोदावरी का नंबर है, तो गोदावरी इसमें सबसे बड़ी होगी। तो हमारा ऑप्शन ए या बी में ही सही होगा। अवरोही पूछ रहा है ना, क्योंकि बड़े से छोटे में जाना है हमें। गोदावरी और गोदावरी जो है हमारी वो है 1465। उसके बाद नंबर आता है नर्मदा जो 1312 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो हमारा जो महानदी है, महानदी क्योंकि 851 किलोमीटर है, और ताप्ती जो है 724 है किलोमीटर लंबी है। तो हमारा जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गोदावरी, उससे कम नर्मदा, फिर महानदी और फिर ताप्ती। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? अपवाह तंत्र किस प्रकार का अपवाह तंत्र रखती है? अरीय आकार का या खंडित आकार का, वृक्षनुमा आकार का या जालीदार आकार का? तो जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो वृक्षनुमा आकार रखती हैं। ठीक है, क्योंकि आपने इसमें देख लिया होगा थोड़ा सा ये वृक्षनुमा ही इनकी आकृतियां हैं, बहाव इनका जो अपवाह तंत्र है वो इस तरीके का ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, बिल्कुल सही है, हम पढ़ चुके हैं पीछे। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, ये गलत है क्योंकि कावेरी नदी हमारे कर्नाटक के कोडागू जिले से निकलती है। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ये भी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? ठीक है, तो नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी। तो जो हमारी इसमें कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? तो वो है महानदी।
ठीक है। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा के पास में बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। बाकी ये तीनों नदियां जो हैं ये हमारी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? क्षेत्रफल किसका सबसे बड़ा है? नर्मदा, कावेरी, ताप्ती या महानदी? तो इसमें जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में नदी फैली हुई है वो है महानदी। चलते हैं अगली स्लाइड में। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा, तो तवा जो किस नदी की सहायक नदी है? ताप्ती, नर्मदा, पार्वती या महानदी? तो नर्मदा की सहायक नदी है तवा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ठीक है, कौन जो है, कौन सी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती हुई निकलती है? ठीक है, रावी, सतलज, ब्यास या चिनाब? हमें यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में ध्यान देना होगा कि जो हमारी एक नदी है ये ये जो नदी है आप ये देख रहे होंगे ऐसे ऐसे होके जा रही है। ठीक है, ये नदी जो एक सतलज नदी जो दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी जो है ये तीनों इनको काट रही है। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा इसमें सही होगा। यहाँ पे उद्गम कहाँ पे हो रहा है इसका? राकस ताल में हो रहा है। ठीक है, और इसी सतलज नदी पर हमारा आगे भाखड़ा नंगल बांध भी स्थित है। ठीक है, और ये जो यहाँ प्रवेश कहाँ से कर रही है? ये हिमाचल प्रदेश में एक सिपकीला दर्रा है उसके पास से प्रवेश कर रही है। ठीक है, और इसके बाद ये मिलेगी कहाँ पर जाके? ये सिंध नदी में मिल जाएगी जाके। चलते हैं अगली स्लाइड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सब जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी का उद्गम कहां पर होता है? मानसरोवर झील में होता है। गिरती कहां पर है? अरब सागर में मिल जाती है जाके। सहायक नदियां कौन सी हैं इसकी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, नुब्रा। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। आप यहाँ पे फिगर में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, अगर हम इसको देखें तो इस फिगर में देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी ये यहाँ से निकल रही है। ठीक है, और इसमें सिंधु नदी में श्योक नदी, ठीक है, और आगे जाते हुए सभी नदियां यहाँ पर मिल जा रही हैं। तो फिगर को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, ये सभी जो नदियां हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं झेलम की। तो झेलम जो है हमारा ये निकलती कहाँ से है? फिर वेरीनाग जम्मू कश्मीर से निकलती है। ठीक है, और ये चिनाब नदी से मिल जाती है पाकिस्तान में। इसकी सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा है। ठीक है, चिनाब नदी जो है हमारी ये बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से निकलती है चिनाब नदी, और ये सतलज नदी पाकिस्तान में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी रावी नदी है। बात करें रावी नदी की, तो रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलती है और चिनाब से पाकिस्तान में मिल जाती है। ब्यास नदी जो है ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये सतलज नदी से मिल जाती है। अगली जो है सतलज नदी जो है ये राजस्थान तिब्बत से निकलती है और इस सिंधु नदी से मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? स्पीति और ब्यास। लूनी जो है ये अरावली श्रेणी राजस्थान से निकलती है और एक कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और एक खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे एक झेलम नदी है। झेलम नदी को जो हम पूर्व काल में किस नाम से जानते थे? तो इसको बोलते थे क्या? वितस्ता नदी भी बोलते थे इसको। ठीक है, झेलम को। और ये चिनाब को क्या बोलते थे? अगर आपको याद हो तो चिनाब को बोलते थे अस्किनी। क्या बोलते थे? अस्किनी नदी बोलते थे। चलते हैं अगली स्लाइड पे, आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी है? नहीं, सहायक नदी नहीं है। तो सतलज नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बास्पा जो है, बास्पा हो गई, स्फीति हो गई और ब्यास, ये तो तीनों सहायक नदियां हैं। जो रावी है हमारी,
वो इसकी सहायक नदी नहीं है। जो रावी है अभी हमने पीछे पढ़ा, वो चिनाब की सहायक नदी है, ठीक है। जबकि ये सतलज की उप सहायक नदी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले वो चिनाब से मिलती फिर वो सतलज मिलेगी आके, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड में। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? स्पीति, लद्दाख, लाहौल या कारगिल? तो चंद्रा और भागा नदियां लाहौल क्षेत्र में बहती हैं, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश की घाटी है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है तंडी, ठीक है, तंडी स्थान है, वहां पे चंद्रा और भागा नदियों का संगम होता है, और इसके बाद इसको चंद्रभागा नदियां बोलते हैं, या फिर इसको चिनाब नदी भी वहीं से बोलते हैं, ठीक है। तो जो चंद्रभागा नदियों का जो संगम होता है, चंद्रा और भागा को पहले चंद्रभागा बोलते हैं, या फिर उसी को चिनाब नदी भी बोलते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें जो हमें भीमा, डान और तुंगभद्रा, ये तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। जो तेल नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, ये अभी हमने पीछे पढ़ा महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं इसके अलावा? कोयना हो गई, यरला है, पंचगंगा है, घाट प्रभा है, भीमा और तुंगभद्रा। चलते हैं अगली स्लाइड पे। हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदियां बहती हैं? केवल ब्यास और चिनाब, केवल ब्यास और रावी, केवल चिनाब और रावी और सतलज, ये ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो जो हमारा ऑप्शन डी है ये सही है, ये पांचों नदियां हिमाचल प्रदेश से बहती हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? ठीक है, तो ये नदियां कहाँ से निकलती हैं? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, सेंट्रल हाईलैंड, मेघालय का पठार। तो ये जो तीनों नदियां हैं ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। भारत की निम्न नदियों में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? बराकर, इंद्रावती, जमुनिया या बारकी? ठीक है, तो इनमें जो हमारी इंद्रावती है ये दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। और हमारी जो दामोदर नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। और इससे हमारी एक 1938 में एक नहर निकाली गई थी, उस नहर का नाम था एडन नगर। क्या? एडन, एडन नहर, एडन नहर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है कि दामोदर नदी से कौन सी नहर निकाली गई थी? तो वो निकाली गई थी एडन नहर 1938 में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी जो है गंगा, हुगली, पद्मा और सुवर्णरेखा। तो जो दामोदर नदी है वो हुगली नदी से मिलती है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल और निचले भाग में खारे जल का बहाव होता है? बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी या उपरोक्त में कोई नहीं? तो जो हमारी लूनी नदी है इसमें जो है ऊपर का पानी जो है मीठा होता है, और निचले भाग में वो जो है खारे जल का बहाव होता है, ठीक है। और ये कहां से निकलती है? अरावली श्रेणी से निकलती है, ठीक है। और ये नदी बहती हुई कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, और इसलिए इसको क्या है, भूमि बंधित भूमि भी बोलते हैं। लैंड लॉक, भूमि बंधित कुछ बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, भूमि बंधित, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? घाघरा, गंगा, कोसी या सोन? तो जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, जिससे काफी वहां पे नुकसान होता है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी जो नहर है उसमें किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक और मयूराक्षी? तो इसमें गंडक नदी से पानी आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी सेतु स्थित है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो जो ये बिहार है हमारा, यहाँ पर महात्मा गांधी सेतु स्थित है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास,
चिनाब, रावी, सतलज। तो जो इसमें हमारी सतलज है, इसका जो उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा, सोन, गोदावरी, मजीरा, कृष्णा, भीमा, यमुना, मानस। तो जो हमारी गंगा जो है वो, जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, मजीरा गोदावरी की सहायक नदी है, भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, लेकिन जो मानस है, मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने सहायक नदी से सही सुमेलित नहीं है? कृष्णा, बराकर, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, गोदावरी, इंद्रावती, यमुना, चंबल। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है कृष्णा। कृष्णा, बराकर, इनका कोई मेल नहीं है, क्योंकि जो बराकर नदी है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है, दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा की नहीं। चलते हैं अगली स्लाइड पे। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? रावी की, चेनाब की, झेलम की या व्यास की? तो जो किशन गंगा है वो झेलम की सहायक नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो मुंबई की जो मीठी नदी है किस झील से निकलती है? तुलसी झील से, विहार झील से, पोवई झील से, जो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये विहार झील से निकलती है। चलते हैं अगले स्लाइड में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने सहायक नदी से सही सुमेलित नहीं है? चंबल, क्षिप्रा नदी, गोदावरी, वेनगंगा, नर्मदा, तवा, गंगा, तीस्ता। तो हमारी जो चंबल की जो सहायक नदी वो क्षिप्रा नदी है, बिल्कुल सही है। वेनगंगा किसकी? गोदावरी की, ये भी सही है। तवा जो है नर्मदा की, ये भी बिल्कुल सही है। तीस्ता जो है वो गंगा की नहीं है। ठीक है, तीस्ता भी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो कुछ और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी अभी एक और है हमारी, वो है कपली। कपली नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? निम्नलिखित बांधों में कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? लौकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बांध या राजघाट बांध? इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, राजघाट बांध। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है क्वेश्चन सेशन आपको समझ में आया होगा। आप लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देखिए, बहुत ही अच्छे से इनको तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप सभी के लिए थैंक यू बनता है। ठीक है, धन्यवाद।